गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हमारा बेसिक मैथ का तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है। अभी तक हम लोगों ने बेसिक मैथ में अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं जो जिसमें हमने लॉगरिथम डिस्कस कर लिया, ठीक है, लॉग डिस्कस कर लिया, डिटेल में डिस्कस किया है। ये प्रॉपर्टीज़ आप याद रखिए, है ना। इसमें कोई मास्टरी नहीं करनी है, ये आपके पास नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल रहना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको हमेशा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सोल्यूशन ये आप 9th-10th में पढ़ते हैं, है ना। मैंने बताया था कि जो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिज़िक्स में जो इसका यूज़ है वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए है, या कभी ये जानने के लिए है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी रियल है या इमेजिनरी है ना। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल समझाया था। बायनोमियल थ्योरम हमने डिस्कस किया, और जो बायनोमियल थ्योरम का जो फॉर्म है जो हमारे यूज़फुल है, जो बायनोमियल थ्योरम एक जनरल थ्योरम है, और मैंने बताया था कि ये एक एक्सपेंशन सीरीज़ के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमको यहाँ पे उसको एक अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक के फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है ना। किस फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है? एक अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक के फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है, राइट। तो इसमें हमें जो है नेक्स्ट जो है डिटर्मिनेंट लेना है, लेकिन मैं एक बार एक क्वेश्चन और लेना चाहूँगा बायनोमियल के ऊपर। देखिए आपके सामने है, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1। बेसिकली इसमें आपको जो बायनोमियल मैंने समझाया है वो क्या समझाया है? बायनोमियल ये समझाया है कि 1 + x का पावर n will become equal to 1 + nx, 1 + nx, अगर जो x है वो है वेरी वेरी लेस देन 1। ये हमारा बायनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक बार अगर किसी ने रिवाइज नहीं किया तो मैं उसको बता दूं कि 1 + x का पावर n में 1 एक टर्म यहाँ पर रहेगा, प्लस x एक ऐसा टर्म होगा विच इज़ न्यूमेरिकली या थ्योरेटिकली वेरी वेरी लेस देन 1, और होल पावर n है, और ये अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक है। इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू माना जाएगा 1 + nx, जो पावर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसके लिए शर्त यही है कि ये होना चाहिए 1 + x का पावर n, जहाँ पे x ये जो टर्म है कोई अल्फ़ाबेट x नहीं है, ये एक टर्म होगा, कोई भी टर्म हो सकता है वो, विच शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए थे। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मैं आपको और दे रहा हूँ, क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो थ्योरम हो गई, 1 + x का पावर n इज इक्वल टू nx, x इज़ वेरी वेरी लेस देन। ये तो ओरिजिनल बायनोमियल थ्योरम है, ये ओरिजिनल बायनोमियल थ्योरम है जिसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये उसके नीचे है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, इसको हटा दीजिए। क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + x का पावर n इफ़ x इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू 1। तो ये हमारे हमको लगता है कि ये बायनोमियल के फॉर्म में है, 1 + x का पावर n है, और हम जो है ध्यान नहीं देंगे और जल्दी से बता देंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 + nx, लेकिन ऐसा नहीं है, सॉरी, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके लिए x होना चाहिए, जो यहाँ पे जो टर्म x है दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1। यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + x का पावर n, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + x का पावर n इफ़ x इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू 1। तो जाहिर सी बात है कि x वेरी वेरी लार्ज जब होगा तो वो नहीं बन जाएगा 1 + nx। तो क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा, अब हम अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें ये देखना होगा कि भी अगर x इज़ सो कॉल्ड, जो यहाँ पे x है, इट इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू 1, तो ये तो पहली बात है डायरेक्टली बायनोमियल लगेगा नहीं। तो अब अगर हमें ये देखना है कि विच टर्म कैन बी वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1, तो आप समझ सकते हो अगर x बहुत बड़ा है 1 से तो 1/x क्या होगा, है ना। अगर देखा जाए 100 का जब बहुत बड़ा है तो 1/100 क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। अगर ये कहा जाए कि 1000 जो है वो 1 से बहुत बड़ा है तो व्हाट अबाउट 1/1000, वो एग्जैक्टली 1/1000 क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हो गया कि
अगर x वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू 1 है, तो कौन सा टर्म है जो वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1 है? वो होगा 1/x विल बी वेरी वेरी लेस देन 1। समझ गए? तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 1/x टर्म लाना होगा। एक तो 1 आना चाहिए और एक 1/x आना चाहिए, क्योंकि 1/x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है ना? तो उसके लिए क्या किया जाएगा, यहाँ से एक नया क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में ये डिस्कस नहीं किया था। तो है ना, 1/x कैसे लाओगे यहाँ से? तो जाहिर सी बात है, एक जगह 1 आना चाहिए, एक जगह 1/x आना चाहिए। तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ से x बाहर लो, जिसको हम बोलते हैं ना कॉमन लेना। तो ये आपको कॉमन लेना सिखा रहा हूँ। आप यहाँ से x कॉमन लो, x कॉमन लोगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचेगा? 1। लेकिन यहाँ तो 1 बचेगा, और जो x बाहर आएगा तो x नहीं आएगा, बाहर आएगा x का पावर n, क्योंकि ये पावर के अंदर है ना। तो x यहाँ से कॉमन लिया जाएगा और बाहर आएगा x का पावर n। समझ गए? और यहाँ पे क्या था, x आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा 1, और यहाँ पे तो x था नहीं, जो चीज़ नहीं होती है वो नीचे डिवाइड हो जाती है, तो ये आता है 1/x। कॉमन लेना सिखाऊँ आपको मैं, कॉमन लेना, है ना, ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। आप कोई भी क्वेश्चन में कॉमन लेना सीखिए। मैं आपसे बोलूँ कि जो है, मान लो कुछ भी, कोई भी एग्जांपल ले लो, 2 + x का पावर 4। मान लो मुझे यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, 1 चाहिए, तो मैं ऐसे 2 कॉमन लेता हूँ। तो 2 कॉमन लूँगा तो 2 बाहर नहीं आएगा, बाहर आएगा 2 का पावर 4, क्योंकि पावर 4 है। यहाँ बचा कितना? यहाँ बचा 1, क्योंकि मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, तो ये बन जाएगा x/2, है ना। यहाँ पे 2 नहीं था तो वो 2 होगा, क्योंकि जब इसको वापस आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही नंबर आपको मिल जाना चाहिए। समझ गए बात को? तो यहाँ पे क्या आएगा, आपने x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो x का पावर n बाहर आएगा, यहाँ खुद बच गया 1, और यहाँ पे चूंकि x नहीं था तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x। अब ये जो फॉर्म है वो देखिए, ये जो फॉर्म है यहाँ पे 1 + 1/x, और जब x इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू 1, तो 1/x इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1। और हमें हमारे बायनोमियल में वही होना चाहिए, 1 प्लस एक ऐसा टर्म होना चाहिए, ये हमारे बायनोमियल का एक्चुअली x है, जो यहाँ पे हम x ढूंढते थे वेरी वेरी लेस देन 1, वहाँ पे x की जगह एक्चुअली में हमारे पास आ रहा है 1/x, और ये है वेरी वेरी लेस देन 1, ये है वेरी वेरी लेस देन 1, यहाँ बता दिया गया। अब इस पर बायनोमियल अप्लाई करिए, जो चीज़ बाहर है वो बाहर ही रहेगी, और ये पावर इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो ये बन जाएगा 1 + n/x। ये आपने बायनोमियल अप्लाई कर दिया, और फाइनल आंसर लाना है, उसको चेंज करके लाना है, वो बाद का मैनिपुलेशन है। बायनोमियल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बायनोमियल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपने उसको अंदर मल्टीप्लाई करिए मत करिए, वो अलग एक मैटर है। बात समझ में आ गई? ये हो गया x का पावर n, और उसके बाद यहाँ पे है n x का पावर n, ये अंदर जाएगा ना, और ये x नीचे एक x का पावर माइनस हो जाएगा, और ये बन जाएगा x पावर n प्लस n इंटू x पावर n -1। ये दो स्टेप ऑप्शनल हैं, ये बायनोमियल के लिए नहीं है। तो आगे फाइनल आंसर किस फॉर्म में है उस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। बात समझ में आ गई? देखिए ध्यान से क्योंकि इसकी ज़रूरत फिज़िक्स में जब पड़ेगी तो आपको कम से कम बेसिक फॉर्म याद होना चाहिए, आपको बेसिक फॉर्म कम से कम पता होना चाहिए, और आपको एक ऐसा टर्म ढूंढना होगा। मैं इसको बार बार बोलता हूँ, इट इज़ नॉट एन अल्फ़ाबेट। एक्स जो एक्स होगा वो एक टर्म है, कुछ भी वो टर्म हो सकता है। हमने ग्रेविटेशन वाला एग्जाम्पल लिया था, तो वहाँ पे क्या था, वो क्या था, वो h/r आया था, है ना, h/r वेरी वेरी लेस देन 1। तो वो जो x था वो वहाँ पे h/r था। इज़ दैट ओके? ध्यान से देख लीजिए। तो है ना, इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, और चीज़ें आपके पास नोट्स के फॉर्म में होनी चाहिए। मैं आपको नोट्स अभी तक नहीं भेज पाया हूँ, अब मैं आपको सारे नोट्स एक साथ भेज दूँगा। अपने पास रिकॉर्ड में रखिए, और लेक्चर से पहले जो है नोट्स मतलब अगर आप देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, और वी विल टेक
द नेक्स्ट जो मैथमेटिक्स का पार्ट है दैट इज डिटर्मिनेंट. देखिए डिटर्मिनेंट. ठीक है. तो देखिए डिटर्मिनेंट क्या है. जैसे डिटर्मिनेंट एक फिर से एक नई तरीके की मैथमेटिक्स आपके पास आ गई. ठीक है. तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं. जैसे आप फॉर एग्जांपल रूट सॉल्व करते हो. किसी ने कहा भाई आपको रूट 10 कितना होगा, तो आप क्या करोगे. जाहिर सी बात है कि रूट एक कोई मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जिसका अपना एक मीनिंग होता है. ठीक है. रूट का मतलब होता है 10 का पावर 1/2. ये अपना एक मीनिंग है ना. तो डिटर्मिनेंट का क्या मीनिंग है नहीं मालूम, लेकिन रूट को सॉल्व करने का कोई तरीका तो सिखाया गया होगा ना. तो इसी तरीके से ये डिटर्मिनेंट हमारे पास है. ये डिटर्मिनेंट देखिए इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है. डिटर्मिनेंट इज़ ए मैथमेटिकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड एज. ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया. देखिए ये दो वर्टिकल लाइनें खींच दी हैं. मैं यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ. यहाँ दो वर्टिकल लाइनें खींच दी हैं और इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं. देखो A B C D, ये 4 एलिमेंट हैं. इस 4 एलिमेंट को हम लोग कैसे पढ़ते हैं देखिएगा. इसमें हम जैसे देखेंगे A और B दो एलिमेंट हुए, हम बोलेंगे वो एक रो हो गई. रो बोलते हैं रोज, रो और कॉलम. रो. तो A और B एक रो में आ गए और C और D एक रो में आ गए. तो हम बोलेंगे इसके अंदर दो रोज हैं. ये रोज है ना, रो और कॉलम. और अगर हम देखें तो इसमें A और C को देखें तो ये वर्टिकली है ना. A और C वर्टिकल लाइन में, B और D वर्टिकल लाइन में. तो इन वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं. कॉलम. तो हम इसमें बोलते हैं कि इसको C1 C2. तो हम बोलेंगे कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर दो रोज हैं और दो कॉलम हैं. ये एक रो और ये रो, ये और एक कॉलम, ये और एक कॉलम. ठीक है भैया. और इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट को हम लोग बोलते हैं इट इज़ ए 2/2 डिटर्मिनेंट. क्या 2/2 डिटर्मिनेंट. 2/2 को हम लोग समझ गया ना. हाँ, दो रोज दो कॉलम. अब इस डिटर्मिनेंट का सलूशन क्या है वो देखिए. इसके अंदर 4 नंबर हैं, ABCD नंबर हैं. कोई भी टर्म है, कुछ भी है, एलिमेंट बोलते हैं इनको हम लोग कई बार. 4 एलिमेंट यहाँ पे हैं. 2/2 डिटर्मिनेंट 4 एलिमेंट होंगे. अगला डिटर्मिनेंट होगा 3/3. उसमें 3 रोज होंगे, 3 कॉलम होंगे. ऐसे ही होता है, बराबर ही रहते हैं ना डिटर्मिनेंट में. बराबर होते हैं, जितने रोज उतने ही कॉलम. ठीक. इसका सोल्यूशन क्या, पहले इस 2/2 डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन क्या है वो देखिए. तो इसमें कैसे करना होता है सोल्यूशन, ध्यान से देख लो. जैसे हमारे पास ये जो 4 एलिमेंट हैं, ऐसा लग रहा है कि ये एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे हैं. ऐसा मान लें हम, एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे हैं. ठीक है भाई. तो अब क्या करना है इसका सोल्यूशन देखना. इसका सोल्यूशन क्या है, हम पहले है ना, जो ये लाइन क्या बनेगी डायगोनल, ये लाइन भी क्या बनेगी डायगोनल. तो आप मान लीजिए कि पहले आप ये वाला डायगोनल लीजिए. अब इसको कैसे याद रखिएगा है ना, पहले ये वाला डायगोनल लेंगे फर्स्ट. ये वाला डायगोनल लेंगे फर्स्ट. ठीक है. और ये मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पे जो नंबर होगा, यहाँ पे जो नंबर होगा, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस माइनस के साथ ध्यान रखते हुए. जो भी आएगा A × D. उसके बाद माइनस करके हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे. ठीक है. तो अब ऐसे आपको थियोरेटिकली समझ में आ गया. अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लो. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है यहाँ पे, ये देखो. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. आपके पास क्या एलिमेंट्स हैं इस डिटर्मिनेंट के अंदर. आपके पास एलिमेंट्स हैं 2 -3 4 -5. 2 -3 4 -5. उसमें बताने की ज़रूरत नहीं, ये रोज़ कॉलम में वो अंडरस्टूड सी बात है ना. वो थ्योरी का पार्ट है, मैं थ्योरी नहीं बताया मैंने. हम मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं तो खाली उसका अप्लीकेशन देखते हैं कि हमें करना क्या है, किसको क्या कहते हैं. वो एक जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं. तो क्या करेंगे, पहला कौन सा डायगोनल लेंगे हम, ये वाला डायगोनल. 5 × 2 दैट इज़ डायरेक्टली 10. 5 × 2 दैट इज़ 10. बीच में माइनस साइन, मैंने बताया था आपको, बीच में माइनस साइन डेफिनेशन का पार्ट है. बीच में माइनस साइन और माइनस साइन, उसके बाद दूसरा पेयर, दूसरा डायगोनल, ये वाला दूसरा है ना. पहले ये वाला आएगा, दूसरा ये. 4 × -3 4 × -3 दैट इज़ -12. तो ये हो जाएगा 10 माइनस और यहाँ से आएगा -12. माइनस माइनस प्लस 12. ये हो गया इसका आंसर. मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत वाली बात
नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका 2/2 डिटर्मिनेंट। हमारे पास एप्लीकेशन में 2/2 डिटर्मिनेंट नहीं आता है, हमारे पास आता है 3/3 डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो 3/3 डिटर्मिनेंट में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 3/3 डिटर्मिनेंट में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास होंगे टोटल कितने एलिमेंट इसके अंदर? 9 एलिमेंट होंगे, जिसको अगर आप बोलोगे तो 3 रोज और 3 कॉलम, 3 रोज एंड 3 कॉलम, राइट। चलिए, अब इस 3/3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो ज़रा ध्यान से देखना। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम इस 3/3 डिटर्मिनेंट के अंदर पूरा जो सोल्यूशन इसका होगा, मैंने लिखा हुआ है, इसको समझाता हूँ मैं। आप किसी भी एक रो, ये एक रो है ना, एक रो में चलिए, कोई भी ऐसे बीच मत रो लो, है ना। पहली रो ले लो, चाहे पहला कॉलम ले लो, है ना, चाहे पहली रो ले लो चाहे पहला कॉलम ले लो, और भी लिया सकते हैं, लेकिन रैंडम में क्या जो है दिक्कत आ जाए हमें नहीं मालूम, हम लोग मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट नहीं है, मैथमेटिक्स को खाली यूज़ करना जानना चाहते हैं। तो हमें क्या करना, किसी भी एक रो में चलेंगे हम। उस रो में, चलो मान लो कि इस रो में चलता हूँ मैं फॉर एग्जांपल, तो हम उस रो का पहला एलिमेंट चूज़ करूँगा, उसको मैं यहाँ लिख दूँगा। ठीक, इसको मैंने सर्किल कर दिया है। और अब करना क्या है कि ये जो एलिमेंट मैंने पहला चूज़ किया है, तो अब ये एलिमेंट इस रो में है, इस रो में है और इस कॉलम में है। समझ गए ना? ये जो एलिमेंट A1 है वो इस वाली रो में है और इस वाली कॉलम में है। ठीक, आप सोचो कि मैंने इस रो और इस कॉलम को क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। समझ गए? मैं पूरा नहीं हटा रहा हूँ, आप मान लीजिए कि हटा दिया। चलो एक बार हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलो हटा दो। लो, तो ये पहला एलिमेंट चूज़ किया और इस रो और इस कॉलम को हटा दिया। चलिए हटा दीजिए, हटा दिया। तो जब इस रो और इस कॉलम को हटा दिया तो बचा क्या? जो बचा है आप देख सकते हो, चार एलिमेंट बचे हैं, और ये 4 एलिमेंट बेसिकली ये एक माना जाएगा कि 2/2 डिटर्मिनेंट है। तो जब ये 2/2 डिटर्मिनेंट है तो इसका सलूशन क्या होगा? तो A1 लिख लेंगे, फिर उस रो और उस कॉलम को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, मानेंगे कि हमने उसको हटा दिया, बस टेम्परेरी हटाएंगे, परमानेंटली नहीं हटाना, क्योंकि उसका फिर बाद में और यूज़ होना है। तो हम उस रो और उस कॉलम को क्या करेंगे, हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, और उसके बाद जो बचा है वो हमारे पास एक 2/2 डिटर्मिनेंट है। आप इसको 2/2 डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया आपका पहला डायगोनल, दैट इज़ B2 C3, और माइनस साइन करके आ गया B3 C2। पहले ये वाला डायगोनल, बाद में ये वाला डायगोनल। समझ गए? कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी आपका पहला स्टेप हुआ है। अब आपने क्या किया था कि पहले एलिमेंट को चूज़ किया था, इस रो में चलना है, ये तय है। जिस रो और जिस कॉलम में था उसे एलिमिनेट किया, बचा हुआ एक 2/2 डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब क्या करना है कि अब इसको, ठीक है, अब इसको आप मान लीजिए, वापस मैं उसको साफ़ कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी दोबारा ज़रूरत है। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब अगला एलिमेंट चूज़ कीजिए। अब अगला एलिमेंट चूज़ कीजिए, A2 अगला एलिमेंट आपने चूज़ किया। अब क्या करिए, फिर वही काम कीजिए। अब किस रो में है? ये इसी रो में है ना, ये इसी रो में है, और अब इस कॉलम में है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस कॉलम को, ये तो रो वही है, रो तो वही है, ये वाली रो है, और ये वाला कॉलम है, क्योंकि अब मैं A2 चूज़ कर रहा हूँ। लेकिन A2 जो भी वैल्यू होगी मैं उसके साथ -A2 लिखूँगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आगे लिखना था मुझे, लेकिन मैं नीचे लिख रहा हूँ, एक ऐड करते चले जाना है। तो पहला एलिमेंट मैंने A1 लिया था, वो जैसा होगा वैसा ले लिया जाएगा, लेकिन अगला एलिमेंट जो लिया जाएगा, अगला एलिमेंट, उसको -A2 हम लिखेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे। एक्चुअली अगर प्लस होगा तो माइनस के साथ आएगा, और खुद माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम फिर क्या करेंगे, वो इस रो में है और वो इस कॉलम में है, इस रो में है और इस कॉलम में है, तो हम
इस रो और इस कॉलम को फिर से मानेंगे कि हम इसको एलिमिनेट कर दें। ये वाली रो जो है मैं पहले साफ़ कर दूं। अब ये रो ज़िंदा है और ये वाली रो अब यहाँ से गायब हो गई। ये वाला रो गायब हो गया और ये वाले कॉलम गायब हो गया। ये वाला कॉलम गायब हो गया। अब बचा क्या? देखो कितने एलिमेंट बचे। जब ये पूरी रो चली गई, ये कॉलम चला गया, तो बचा क्या? अब आपके पास बचे हैं ये 4 एलिमेंट। इसको बीच में से हटा दो, बिल्कुल सोचो कि नहीं है, तो आपके पास बचे हैं 4 एलिमेंट, B1 B3 C1 C3। तो -A2 लिखने के बाद ब्रैकेट में क्या करो, फिर इनको 4 एलिमेंट को एक 2x2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सोचो। ये हो गया B1 B3 C1 C3। तो क्या होगा? पहला डायगोनल ये वाला जाएगा B1 C3 B1 C3 C3 B1 और माइनस करके B3 C1। आया समझ में? है? ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत है। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। अब आपको क्या करना है? अब आपको फिर से ये वापस मिटा देना है। अब अगला एलिमेंट चूज़ करना है A3, है ना? और ये वाला A2 वाला वापस साफ़ कर दो। ठीक है, ये आपको साफ़ कर देना है। साफ़ हो गया? चलो, अब आपको अगला एलिमेंट चूज़ कर लेना है A3। A3 चूज़ करने के बाद अब आपको फिर वही काम करना है। जिस रो और जिस कॉलम में है इसे काट दो, डिस्कार्ड कर दो। अब आगे कोई काम नहीं, तो मैंने पूरा ही काट दिया बगैर सोचे समझे। इसी रो में हम चल रहे थे, कॉलम बदल रहा था। अब ये वाला कॉलम, ये वाली रो गई। A3 पूरा लिखेंगे, जैसा होगा पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, जैसा होगा ना, उसमें कोई माइनस साइन नहीं लगाएंगे अलग से। और अब आपके पास जो बचा है वो क्या है? वो फिर से एक 2x2 डिटर्मिनेंट है, B1 B2 C1 C2। ठीक है, राइट। तो ये 2x2 डिटर्मिनेंट बचा है और अब आपको वही काम करना है। 2x2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका क्या समझाया मैंने आपको, है ना? ये आपका पहला डायगोनल B1 C2, A3 एलिमेंट चूज़ कर लिया, B1 C2 माइनस करके B2 C1। देखो ध्यान से, ठीक है? तो इस तरीके से ये 3x3 डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें ये एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, है ना? ये वाला छोड़ दीजिए, हम आते हैं डायरेक्टली इस एग्जाम्पल पर। ये ओवरलैप हो गया, मैं इसको दोबारा से दिखला देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, हमारा काम चल जाएगा, 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है ना? तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है आपके पास, ये हमारे पास 3x3 डिटर्मिनेंट है। और 3x3 डिटर्मिनेंट में देख लीजिए, हमने यहाँ पे कितने एलिमेंट ले लिए? 9 एलिमेंट ले लिए और इनकी वैल्यूज़ हमने दे दी 1 2 -3 0 0 5 4 2 4। रैंडमली बहुत आसान छोटे छोटे नंबर मैंने लिए हैं, क्योंकि सिर्फ हमें समझाना है। देखो, इसमें चूंकि यहाँ पे इस वाले कॉलम में एक ज़ीरो है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग, जैसे यहाँ पे बताया था कि आप रो में चलें या कॉलम में चलें, यहाँ पे हम लोग रो में चले थे, है ना? रो में चले थे। तो अब हम लोग रो में चलें या कॉलम में चलें, उसे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप इस कॉलम में चलेंगे, पहला एलिमेंट चूज़ करेंगे। ठीक है, पहला एलिमेंट चूज़ करेंगे। कहाँ गया? ये रहा। और इस कॉलम को और इस रो को कैंसिल करो, ये वाला चूज़ करें। चलिए, कर लिया, 1 लिख लिया। ये रो गया, ये कॉलम गया, बचा क्या आपके पास? ये बचा हुआ है 4 एलिमेंट। अब ये 4 एलिमेंट क्या हैं? 2x2 डिटर्मिनेंट हैं, 2x2 डिटर्मिनेंट हैं, जिनको सॉल्व किया जाएगा। देखो क्या आएगा, 1 ले लिया,
1 ले लिया और इसको डिस्कार्ड किया, इसको डिस्कार्ड किया, बचा है आपके पास 4 एलिमेंट, मल्टीप्लाई करो -10, देखो सही है। फिर माइनस साइन करके ये वाला डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन ये डेफिनेशन में आता है, और ये 4 × 4 16 आ गया। अगला मैं आगे बढ़ सकता था, इधर मैं इधर भी जा सकता था, और किधर नहीं जा सकता, टेढ़े मेढ़े उधर नहीं जाऊंगा, बस या तो एक रो में चलूंगा या एक कॉलम में चलूंगा, यही हमको आता है, बस इतना ही, समझ गए ना। चूंकि अगला ज़ीरो है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, अगला, अब इधर उधर जम नहीं मारेंगे, अब कॉलम में चला तो कॉलम में, तो अगला फिर से आ गया 2, तो अगर ये ज़ीरो ना होता तो इसको मैं माइनस के साथ लिखता, फिर मैं अगला प्लस के साथ लिखता, तो मैंने ले लिया, प्लस के साथ लिखूंगा, ये हो गया +2, और उसके बाद इस रो और इस कॉलम को मैं क्या करूंगा, डिस्कार्ड करूंगा। जब इस रो और इस कॉलम को डिस्कार्ड करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो मेरे पास ये एलिमेंट बचेंगे 4, फिर इनको 2/2 डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे, देखो तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट में ये देखो 4 दूना 8, यहाँ पे गलत जोड़ रखा है, यहाँ पे आएगा 8, ठीक है ना, 4 दूना 8, माइनस करेंगे, माइनस साइन डेफिनेशन का है, और फिर यहाँ पे 5 × -3 करेंगे तो फिर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, आप इसे सही कर सकते हो। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया -26, और यहाँ से आ जाएगा, ये आपका हो गया 8, और 8 + 5 दैट इज़ 23, और मल्टीप्लाइड बाई 2, है ना, 8 × 5 15 और 23 दूना 46। तो ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला एग्जाम्पल मैं दोबारा समझाऊं या कर लोगे खुद से, कर लेते हैं एक बार, है ना। अगर किसी को कन्फ्यूज़न रह गया तो एक लास्ट एग्जाम्पल फिर से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करिए आप। चलो अब कॉलम, अब ज़ीरो नहीं है तो फिर से रो में चलते हैं। तो पहला एलिमेंट चूज़ करते हैं, इस रो और इस कॉलम को कैंसिल करते हैं, ये रो और ये कॉलम को कैंसिल करिए, 2 यहाँ लिखिए, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जाहिर सी बात है ये कैंसिल हो चुकी, ये रो गई, ये कॉलम गया, ये बचा आपके पास 4 एलिमेंट, -3 5 2 -2, क्या करेंगे, पहले ये वाला डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, -2 -3 कितना हो जाएगा, 6, माइनस ये वाला हो गया, अब माइनस करके ये वाला माइनस कितना 10, अगला एलिमेंट चूज़ करिए, 1 है, आपको लिखना होगा -1, ठीक। ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, अब ये वाली रो को ज़िंदा कर दीजिए, ये वाली रो को ज़िंदा कर दीजिए। अब ये वाली रो को, इस वाले एलिमेंट को चूज़ किया है, इस रो को डिस्कार्ड करिए, ये रो और ये कॉलम गया, बचा क्या, ये रो और ये कॉलम गया, अगला एलिमेंट माइनस के साथ लिखेंगे, 1 है तो -1 हो गया। अब आपको सोचा है 1 5 6 -2 क्या आएगा, ये वाला डायगोनल पहले जाएगा, टेढ़ा वाला डायगोनल क्या कितना आएगा, -2, माइनस साइन आता है डेफिनेशन का, और माइनस ये आपका 6 × 5 दैट इज -30। अगला एलिमेंट क्या आएगा, है ना, जैसा है वैसे ही आएगा, उसमें हम अपनी तरफ से माइनस नहीं करेंगे, तो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, है ना। अगर मैं उसको फर्दर एक और माइनस करूँगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये जैसा है वैसे ही रख देंगे, -4। अब क्या करते हैं कि इस वाले को हम फिर से एलिमिनेट कर देते, ये वापस ज़िंदा कर देते हैं, और अब हम लेते हैं ये वाला एलिमेंट -4, माइनस है तो उसको, अब ये इसी रो में है, रो तो वही चल रही है, कॉलम ये वाला जाएगा, अब तो जाने ही दो उसको पूरा, उसका कोई काम नहीं आगे क्योंकि लास्ट एलिमेंट है। अब आपको पता चाहिए 2/2 डिटरमिनेंट बचा हुआ है, आप देख लीजिए 1 -3 6 और 2, तो क्या किया जाएगा, पहले आपने ले लिया -4 तो -4 आएगा, या ब्रैकेट में आएगा कितना, ब्रैकेट में आएगा 2, ये हो गया 2, अच्छा माइनस साइन डेफिनेशन में, फिर यहाँ माइनस माइनस 18 -18, फिर से देख लो 2 माइनस -18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया, 6 में से 10 गया, 6 - 10 -4, ये हो गया -8, यहाँ पे माइनस ये बाहर एक है, और माइनस यहाँ से 32 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारा डिटर्मिनेंट का पार्ट नहीं है, आपका मतलब का है, और 18 और 2 20,
और बीच चौके 80 माइनस के साथ 80, इसका जो भी आंसर आएगा आप उसे चेक कर सकते हो, वो कोई यहाँ पे हमारे लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात समझ में? तो इसका आंसर क्या आएगा आप चेक कर सकते हो। ठीक है, देखिए डिटर्मिनेंट आपके हमारे जब ज़रूरत पड़ेगी फ़िज़िक्स में तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप कैसे किया था आपने। तो एक आध क्वेश्चन मैं आपको और दे दूंगा, ठीक है। और आप बस जितना जितना बताया जा रहा है उतना कम से कम हम जो है ध्यान रखें, समझने की कोशिश करें, ठीक है भाई। तो डिटर्मिनेंट में इतना ही बर वक्त। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग लेते हैं प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशन के बाद हमारे हमारे फिज़िक्स में ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ बताते हैं, आपके पास रिकॉर्ड में रहेगा, एक जगह चीज़ें रहेंगी मैथ की, सब चीज़ें अपने पास। तो प्रोग्रेशन में आप जानते हैं 3 तरीके की प्रोग्रेशंस होती हैं, आप इनको जानते हो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सही मानों में देखा जाए तो हमारे पास इनमें से जो एक्चुअली हमारे काम फिज़िक्स में क्वेश्चन आया है या बनता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बनता है, अर्थमेटिक से नहीं बनता है, हार्मोनिक से नहीं बनता। हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बजाय अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन हमारे पास आता है, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, मीन का नहीं है, ये खास बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में आ रही बात? ओके, नो प्रॉब्लम ना, ठीक है। तो चलिए तो इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक बार खाली रिकॉर्ड के लिए मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे सिखा दिया है, आप देख लीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस तरीके से हमारे पास टर्म्स होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ए, अगला टर्म होगा ए प्लस डी, अगला टर्म होगा ए प्लस 2d एंड सो ऑन। और जब हम इसको बोलते हैं nth टर्म, है ना, ये फॉर्मेलिटी के लिए आपको बता देता हूँ ताकि आपके पास रिकॉर्ड में रहे, ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ए को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और हमको बताया था कि सम ऑफ एन टर्म्स यानी ए प्लस, फिर मैं ए प्लस डी प्लस, है ना, यहाँ पे क्या करूँ प्लस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर एंड सो ऑन प्लस, सबको क्या कर दूँ सम कर दूँ, तो उसको बोलते हैं सम ऑफ nth टर्म, एन टर्म्स, ए प्लस डी प्लस एंड सो ऑन। वो सॉल्व करने के बाद फार्मूले के फॉर्म में आता है n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, जिसको लिख सकते हैं हम n/2 वहीं पे रहेगा a प्लस ए एन, व्हाट इज ए एन, nth टर्म। हमारे फिज़िक्स में इसका यूज़ ना के बराबर है, लेकिन जो चीज़ काम की वो है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 और मोर टर्म्स। तो 2 टर्म अगर हमारे पास हैं ए और बी, और आपसे कहा जाए भाई इसका अर्थमेटिक मीन निकालिए, तो बहुत ही आसान इसका फार्मूला है। सिंपली क्या करना है, ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। और अगर 3 हो गए तो बढ़ते अर्थमेटिक मीन, 3 हो गए तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। अगर आपके पास n टर्म्स हैं जिनको मैं नाम कह दे दूँ a1, a2, a3 एंड an, तो उनका क्या आएगा अर्थमेटिक मीन, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन डिवाइड बाई n। समझ गए? तो ये हमारे काम का हो सकता है। 2 के लिए हमारे पास ज़्यादा आता है, 3 की ज़रूरत कभी पड़ सकती है, n का तो खाली बताने के लिए, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में क्वेश्चन हमारे पास आता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक बार आप देख लीजिए, आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी बात है। इसमें इस तरीके से होता है जैसे उसमें अर्थमेटिक में क्या होता है, उसमें ऐड करते हैं, अगला होता है ए प्लस डी, है ना, यहाँ पे होता है ए और अगला होता है ए इंटू आर,
ए इंटू आर, अगला है ए इंटू आर स्क्वायर, अगला है ए इंटू आर की बनी। एक पहला टर्म है, उसके बाद अगला टर्म, फिर अगला टर्म। हर एक टर्म में हम एक फिक्स्ड नंबर से एक तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर लो। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक ही टाइप की चीज़ें होती हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई करो या 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक तरीके से 2 से डिवाइड हो गया। बहरहाल तो आप एक उसको मल्टीप्लिकेशन ही कहिए आप एक फिक्स्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला टर्म हो गया हमारा ए, सपोज कर लो फर्स्ट टर्म ए, और जो एक फिक्स नंबर से हम हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे r इज़ द कॉमन रेशियो। और ये आपका बनेगा nth टर्म, ये बनेगा आपका nth टर्म, ठीक है। ए इंटू सब, ये मैथमेटिक्स में हमें ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक्चुअली में जो हमारे पास जो सीरीज़ आती हैं वो मोस्टली इनफाइनाइट सीरीज़ होती हैं, है ना। फाइनाइट नहीं के बराबर ही हमारे पास है, इनफाइनाइट सीरीज़ होती हैं। तो इनफाइनाइट का सम का फार्मूला आपको बताया जाएगा, फाइनाइट का बता दिया जा रहा है खाली इन्फॉर्मेशन के लिए। बेसिकली इनफाइनाइट ही हमारे पास ज़्यादा आता है। तो क्या फार्मूला भाई, एन टर्म्स का सम का फार्मूला, यानी ए प्लस ए आर प्लस कहाँ तक जाना, ए आर का पावर n-1। इसमें फार्मूला 2 होता है। ये जो कॉमन रेशियो है, अगर ये लेस देन 1 है, मैग्नीट्यूड उसका लिख दिया गया, यानी प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, मॉड ले लीजिए आप उसको, चाहे वो -1/2 हो चाहे +1/2 हो, ठीक है। तो ये आ जाता है ए विद इन ब्रैकेट 1 माइनस, देखो आर छोटा है तो 1 माइनस लिखेंगे, आर का पावर n टर्म्स जाना है, अपान 1 माइनस आर। अगर इसी में अगर ये इनफाइनाइट सीरीज़ बनाना है आपको, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है, चूँकि ये आर 1 से छोटा है तो उसका पावर इन्फिनिटी करेंगे तो वो टर्म 0 हो जाता है। तो आपका जवाब आ जाता है ए अपान 1 माइनस आर। तो ये जब आर लेस देन 1 होगा तो जब r लेस देन 1 होगा तो आपका इनफाइनाइट सीरीज़ सम करने के बाद आ जाएगा सिंपली a अपान 1 माइनस आर। तो इसका यूज़ जो है ना, हमारे फिज़िक्स में होता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं अभी दे रहा हूँ, आगे गुंजाइश होगी दे दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर हमारा जो कॉमन रेशियो है वो मोर देन 1 होगा तो जो n टर्म की सीरीज़ है, ये हमारे फिज़िक्स में ना के बराबर यूज़ है। ये एक फार्मूले में रिकॉर्ड पर्पस के लिए आपके पास आ गया, a चूँकि r मोर देन 1 तो पहले वो आ जाएगा, r का पावर n-1 अपान r-1, ठीक है। और ये तो फाइनाइट का हो गया। और अगर आप इनफाइनाइट के लिए जाएंगे तो जाहिर बात है कि जब r मोर देन 1 होगा तो उसका पावर इन्फिनिटी करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी हम इसको सम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास मेनली जो क्वेश्चन फ्रेम होगा वो यहाँ से होगा, समझ गए ना। तो इसके लिए अगर यहाँ गुंजाइश है तो एग्जाम्पल दे सकता हूँ, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन हमारे फिज़िक्स में नहीं यूज़ होता है, फार्मूले के फॉर्म में आपको जस्ट दे दिया, खाली रूट ए बी होता है। अगर दो टर्म है ए और बी तो उनका ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है रूट ए बी, ठीक है भाई। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमें डिस्कस नहीं करना है, डायरेक्टली हमको खाली हार्मोनिक मीन बताना है 2 नंबर्स का या 3 नंबर का या 4 नंबर्स का। तो 2 का फार्मूला जो है, अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं ए और बी तो उनके हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2ab अपान ए प्लस बी 2ab अपान ए प्लस बी, ठीक है। अब इसमें ये फार्मूला कैसे बन के आता है ये हमारे लिए कोई बहस का मुद्दा नहीं है ना। ये फार्मूला होता है, हाँ अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो h है वो हार्मोनिक मीन है, a और b 2 नंबर हैं, तो बेसिकली इसको लिखा सकता है 2 अपान एच इज इक्वल टू 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ये एक जनरल फॉर्म में लिखा गया, ये एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखा गया, क्योंकि अगर 3 हुए तो क्या होगा, 3 होंगे तो 3 अपान एच, 4 होंगे तो 4 अपान एच। तो यहाँ पे 3 के लिए क्या आएगा, 3 अपान एच इज इक्वल टू 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। 4 होंगे तो इस तरीके से 4, बस ख़त्म। ये हो गया आपका हार्मोनिक मीन का फार्मूला, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये 3 फार्मूले आपको दे दिए हैं रिकॉर्ड पर्पस के, कभी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ इंटीजर्स, ये नेचुरल नंबर कह सकते हो, 1 + 2 + 3 अप टू n क्या होता है, n विद इन ब्रैकेट n + 1/2
1² प्लस 2² प्लस 3² का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, ठीक। और अगर क्यूब के फॉर्म में, जो कि रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास है फिज़िक्स में, ये कभी हमारे पास आ सकते हैं, ये रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी है, खाली फार्मूले के फॉर्म में आपके सामने है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब n क्यूब इज इक्वल टू n विद इन ब्रैकेट n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। बस ये आपका हो गया प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए तो व्हाट नेक्स्ट। इसमें नेक्स्ट में बहुत छोटी मोटी बातें हैं जो मोस्टली फार्मूले के फॉर्म में हैं, ठीक है। और वो हैं आपके बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, मेंसुरेशन फार्मूले। मेंसुरेशन फार्मूले ये मोस्टली आप जानते हैं, मैं वो फार्मूले यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ जो हमारे फिज़िक्स में यूज़ होते हैं, तो इसलिए इनको मेंशन कर देता हूँ। अदरवाइज़ आप जानते होंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया और दिस दैट। तो जो चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें आप जानते ही हैं, और जो चीज़ें हमारे काम की हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले मुझे पैरेललोग्राम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का मौका मिल रहा है। पैरेललोग्राम आप जानते होंगे, पैरेललोग्राम में ये 4 साइड होती हैं, जिसमें से आमने सामने की 2 साइड्स, ये दोनों साइड इक्वल एंड पैरेलल, ये दोनों साइड इक्वल एंड पैरेलल, समझ गए, आमने सामने की साइड इक्वल एंड पैरेलल। और इसमें हम लोग जैसे ये दोनों साइड हैं, जैसे एक AD और AB, AD और AB, हम इनको बोलते हैं पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स। आपको पैरेललोग्राम का यूज़ आएगा वेक्टर चैप्टर में, पैरेललोग्राम मेथड हमारे पास है वेक्टर एडिशन का, तो वहाँ पे ये दोबारा आएगा। यहाँ पे जस्ट मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ खाली, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, AD और AB क्या हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं। और बाकी पहचान क्या बता दिया, ये आमने सामने की साइड इक्वल एंड पैरेलल, इधर दोनों, अब बाकी के दोस्तों जो पेयर है वो भी इक्वल एंड पैरेलल। हमारा यहाँ पे पर्पज़ है एरिया बताना, बर वक्त एरिया बताना, ठीक है ना। तो व्हाट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, दैट इज़, आप इसको बोलेंगे बेस इनटू हाइट। जैसे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो यहाँ पे होता है बेस इनटू हाइट डायरेक्टली। तो बेस का एक साइड को आप बेस बना लो, और दूसरे वाले कॉर्नर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो परपेंडिकुलर जो हाइट होगी उसी को हम हाइट कहेंगे, ठीक है ना। AD जो है वो हाइट नहीं है, जो D, इसका नाम M रख दो, जो DM है वो हाइट बनेगी। तो बाद में हम देखेंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं DM को, ये एंगल अगर दिया होगा तो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग DM कैलकुलेट कर लेंगे। तो द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, है ना। ये दोबारा से बहुत जल्दी हमारे पास आएगा वेक्टर चैप्टर में, जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे या और भी चीज़ वहाँ पढ़ेंगे, तो वेक्टर में इसका यूज़ होगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक स्पेशल ट्रायंगल होता है, आप जानते हो, अंदर की सभी साइड्स, सभी एंगल 60-60 के होते हैं। एंगल के बारे में भी पढ़ेंगे, इतना बेसिक जानकारी सभी को है, ठीक है। तो ये सब 60-60 के एंगल होते हैं, और इसमें जो 3 मीडियन हमारी हैं, है ना। मीडियन जो है बेसिकली, वैसे तो एक वर्टेक्स से जो दूसरी साइड है, सामने की साइड है, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सब जो है वो अगली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर भी होंगी, है ना। और तीनों ही मीडियन यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम लोग यहाँ पे सेंट्रोइड बोलते हैं। सेंट्रोइड बहुत तरीके के इसमें ट्रायंगल्स को लेकर, जैसे कोई सरकम सेंटर है, इन सेंटर है, वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम है, हमें उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको मोस्टली सेंट्रोइड बोलेंगे। तो इसमें सिर्फ इतना बताना पर्पज़ है कि जो अगर एक साइड जो है उसकी लेंथ अगर L हो और ये एंगल 60 डिग्री होता है, मैंने बताया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज़ करके मैं ये सामने की साइड जो है ना AD जो परपेंडिकुलर है, जिसको मीडियन बोलेंगे, मीडियन, वो हमारा आ जाता है कितना, वो होता है ना, इसको साइन 60 बोलते हैं। ये हमारा हाइपोटेन्यूज बनेगा, अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताऊंगा। ये आपका हाइपोटेन्यूज बनेगा, और
ये बनेगा परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में परपेंडिकुलर लाने के लिए साइन की हेल्प लेते हैं, तो ये होता है L साइन 60, L साइन 60, साइन 60 इज √3/2, तो ये हो गया आपका AD, जो AD है, और ऐसे ही सब AD बराबर में बताया ना BE, AD बराबर B, वो सब आपस में इक्वल हैं, B और CFB। उसके बाद जो दूसरी बात है कि ये जो मीडियन है और ये जो सेंटर है, तो ये जो सेंटर है यहाँ से ये मीडियन जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो ये दो पार्ट में जो डिवाइड होता है वो रेशियो होता है 2:1, 2:1, यस। तो AO 2:1 का मतलब ये दो भाग और ये एक भाग, ये दो हिस्सा और ये एक हिस्सा, समझ गए। तो व्हाट इज़ योर AO ओनली, AO होगा 2/3, दो हिस्सा है ना, तो दो और एक का मतलब टोटल कितने हिस्से हो गए, 3 हिस्से हो गए। तो इसके पास आएगा 2/3, इसके पास आएगा 1/3, तो ये हो गया 2/3 इंटू AD। इस तरीके से आप जो है ज़रूरत पड़ेगी तो AO निकाल सकते हो, ज़रूरत पड़ने पर OD निकाल सकते हो, ठीक है। तो कुछ और भी फार्मूले हैं, मैं इनको अगली क्लास में लेता हूँ, ठीक है। रिवाइज करिए, और ये नोट्स आपको मैं बिफोर बिफोर ना यू लिसन द लेक्चर सुनने से पहले आपके पास पहुँच जाएं, तो आप इनको रिवाइज कर लीजिए। और इस वीक में डाउट सेशन नहीं हो पाया, कोशिश करेंगे कि अगले वीक में डाउट सेशन रखें, लाइव सेशन में बातचीत होगी, तो आपकी जो भी डिफ़िकल्टी है आप बताओगे, तो क्या है कि ये सब चीज़ें आप मतलब एक तरीके से थोड़ी सी नई हैं आपके लिए, कुछ चीज़ें तो आप जानते भी हो पहले से, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें नई हैं। तो जो है थोड़ा सा, एक तो माइंडसेट हमारा होता है कि हम मैथ छोड़ के बायो में आ रहे हैं, तो मैथ हमारा वीक है, ये सब एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, उसको अगर आप ओवरकम कर लोगे तो चीज़ें आसान रहेंगी। अदरवाइज़ हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं, आप अपना जो माइंडसेट सही रखिए और हम चीज़ों को सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो लॉग की प्रॉपर्टी को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना बताया गया उसको रिवाइज करिए। बायनॉमियल, यस डेफिनेटली मैंने उसको समझा दिया आपको। तो ये आपका लास्ट में हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा है, थोड़ा मोड़ा कभी कभार साल में 1-2 बार, 2-4 बार ज़रूरत पड़ जाएगी, अचानक दिक्कत क्या है, हमें अचानक ज़रूरत पड़ गई, और अगर हमने नहीं पढ़ा है तो फिर हम मुश्किल फंस जाएंगे, तो इसलिए आज पढ़े रहेंगे। और इसकी एक सेपरेट हम लोग रजिस्टर बना लेंगे, एक नोटबुक बना लेंगे, जहाँ पे ये सारे फार्मूले हमारे पास रहेंगे और टेबल पे पड़े रहेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी हम फटाफट उसको पलट के वहाँ से अपना जो है क्या करेंगे, देख लेंगे कि भाई ये अच्छा डिटर्मिनेंट को भूल सकते हैं, डिटर्मिनेंट भूल गए, लॉ की प्रॉपर्टी भूल गए, तो वही सामने पड़ा रहना चाहिए ना, ताकि किताब ढूंढना ना पड़े, तो आपकी वो नोटबुक बिल्कुल सामने टेबल पड़ी रहनी चाहिए पूरे साल, तो ये आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो आज के लिए अभी इतने रहने देते हैं, और इसमें अभी मेंसुरेशन के कुछ फार्मूले और बताएंगे जिनके बहुत ज़्यादा अब आगे हाँ थोड़ा सा काम के हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कुलर जॉगिंग ट्रैक, ये क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको अगली क्लास में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। थैंक यू।